अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है हार्मोनिक ऑसिलेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम क्वांटम मैकेनिकल स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको स्टडी करते हैं कि आप लोगों ने इंटर में जो पढ़ा था उसको रिकॉल करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, व्हेन अ पार्टिकल अंडरगोज इन वन डायमेंशन देन इट इज़ कॉल्ड 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर की एग्जांपल हम स्प्रिंग मास सिस्टम ले लेते हैं। तो आपने हुक्स लॉ पढ़ा है कि F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। आपने जो है ये भी पढ़ा है कि F जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है फोर्स, और यहाँ पे हमने जो है थोड़ी सी अरेंजमेंट करके रीअरेंज करके ये किया है। इसके बाद इंटीग्रल अप्लाई करके V इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स। क्योंकि ये सारा कुछ आप इंटर में पढ़ चुके इसलिए मैं गो थ्रू कर रही हूँ। अब F की वैल्यू जो है हम ऊपर से माइनस के एक्स पुट करके पोटेंशियल की वैल्यू मेरे पास हाफ के एक्स स्क्वेयर आ गई है। क्लासिकली हम जो है इस पे फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स होती है ए की जगह dx/dx स्क्वेयर ये पुट किया है। इसके बाद जो है F की जगह हमने लिया है माइनस के एक्स। तो इसको अगेन रीअरेंज करके हमारे पास न्यू जो इक्वेशन बनी है वो कुछ इस तरह बन गई है। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और के की जगह हम लोगों ने जो है k/m स्प्रिंग कांस्टेंट है हमने ये पुट किया है। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और इस इक्वेशन का सलूशन जो है इंटर में हम पढ़ चुके हैं कि x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाई है। अब हम इसका क्लासिकली ग्राफ अगर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह पैराबोलिक की शेप में बन जाता है। अब मीन पोजीशन पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़ीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है। एट मीन पोजीशन x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करते तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ज़ीरो आ जाएगी। एक्सट्रीम पॉइंट पे अगर हम जो है एनर्जी देखें तो हमारे पास ये आ जाती हैं। अगर इस ग्राफ में ये देखा गया है कि यहाँ पे जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस है, इसमें क्लासिकली ये बात है। अब इसी हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम क्वांटम मैकेनिकली स्टडी करते हैं। तो इसको स्टडी के दो तरीके हैं। क्वांटम मैकेनिकली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करने के लिए दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है एनालिटिकल मेथड, सेकंड मेथड है हमारे पास लैडर या ऑपरेटर मेथड। तो इसमें जो एनालिटिकल मेथड होता है इसमें आप लोगों ने एमएमपी में हर्माइट पॉलिनॉमियल्स या हर्मिशियन इक्वेशन पढ़ी होगी, उसके थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वो ज़रा जो है उसमें काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होती है, तो उसको जो है हम इसके मेथड से करते हैं। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटर हम पढ़ रहे हैं तो लैडर ऑपरेटर का मेथड हम चूज़ करते हैं। लैडर ऑपरेटर में जो है हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटर इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, आप लोग वो भी सीख जाओगे। यहाँ पे हमारे पास है मल्टोनियन एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है। क्लासिकली ये एनर्जी है हमारे पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो है हमने मोमेंटम की फॉर्म में लिख दी है, ये आप लोग जानते हो कि कैसे आए हैं, इंटर में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हो। और ये के की जगह हम लोगों ने ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया है। ठीक है, फिर हम बोथ साइड को एच कट पे डिवाइड करते हैं। यहाँ इसके नीचे एच कट यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा एच कट पे डिवाइड करते हैं तीनों टर्म्स को। यहाँ पे ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एच डिवाइडेड बाय एच कट इन इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m एच कट ओमेगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा m ओमेगा एक्स स्क्वेयर, ये ऑपरेटर्स है हमारे पास, डिवाइड बाई 2h कट। इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वेयर है, यहाँ पे x का भी स्क्वेयर है, तो इनका स्क्वेयर बनाने के लिए और इस टर्म का स्क्वेयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इनका स्क्वेयर भी ले लेते हैं और अंडर रूट भी ले लेते हैं, और इनका भी जो है ना हम स्क्वायर ले लेते हैं और अंडर रूट ले लेते हैं।
तो हमारे पास जो है ये टर्म कुछ इस तरह बन जाएगी कि ये वाला टर्म जो है x का जो टर्म है वो हम इधर लिख लेते हैं, मोमेंटम का टर्म हम इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे m ओमेगा डिवाइड बाई 2h कट अंडर रूट x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और इसी तरह जो मोमेंटम है और मोमेंटम के साथ ये वाली क्वांटिटी उसका अंडर रूट लेके उसका होल स्क्वायर लिख लेंगे। अगर आप इन दो टर्म्स पे गौर करें तो हमारे पास मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है मैथ्स का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यही टर्म आते हैं। तो इसलिए ये वाला टर्म है इसको हम कंसिडर करते हैं ए और इसको कंसिडर करते हैं बी। अच्छा, अब जो सेम वही जो है टर्म ए और टर्म बी, हम क्या करते हैं कि इसको एक्सपेंड किया तो हमने इसको लिखा ए माइनस आयोटा और सेकेंड टर्म बी, और यहाँ पे ए प्लस आयोटा और सेकेंड टर्म बी। अब जो है यहाँ पे जो चीज़ एक्सपेंड हो गई है इन दोनों को हम नाम दे देते हैं ऑपरेटर। ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास इसको हम रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं, और ये जो सेकंड टर्म है इसको हम लोअरिंग ऑपरेटर कहते हैं। ये मैं बाद में समझा दूंगी थोड़ा बहुत, मैं अभी इसका इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि लोअरिंग ऑपरेटर मींस कि ये जो है कम करता है। ये वो ऑपरेटर है जब हम किसी स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो वो स्टेट को कम करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं ये समझा दूंगी। ठीक है, फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही याद रखें कि ये एनहिलेशन या जो है डिस्ट्रॉय करता है, या लोअर ऑपरेटर ये किसी स्टेट पे अप्लाई हो जाता है तो वो स्टेट को जो है नीचे एक स्टेप नीचे ले आता है। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है इसका ये हमारे पास ये टर्म पूरा इक्वल है ए डैगर के, और ये ऑपरेटर इक्वल है ये ए के इक्वल है। ठीक है, हमने इनको इंट्रोड्यूस करवाए दो ऑपरेटर, एक है रेजिंग ऑपरेटर या क्रिएटर ऑपरेटर। मींस कि अगर आप किसी साई स्टेट 1 पे अप्लाई करेंगे तो ये साइड 2 में जो है इसको आपने ए डैगर अप्लाई किया स्टेट 1 पे तो वो इसको ले गया स्टेट 2 पे, तो इसलिए इसको रेजिंग ऑपरेटर कहते हैं या क्रिएटर ऑपरेटर कहते हैं। और इस केस में क्या होगा कि अगर आप एक ये ऑपरेटर साई 1 पे ऑपरेट करेंगे तो ये इसको साई नॉट मीन्स कि 1 के बाद जो स्टेट होता है वो 0 होता है, तो इसको जो है लोअर कर देता है, तो इसका ये काम होता है। ठीक है, अब अगर ये जो दोनों ऑपरेटर हैं इनका अगर मैं प्रोडक्ट ले लूँ, ठीक है, आगे सोल्यूशन के लिए ये स्टेप ज़रूरी है। मैं ए डैगर ए का प्रोडक्ट ले लेती हूँ, तो ये सेम टू सेम मैंने इन दोनों को सिंपली ए डैगर की वैल्यू लिखी और ए की वैल्यू लिखी। ठीक है, अब 1 बाय 1 आप इनको मल्टीप्लाई करें, पहले ये टर्म इसके साथ, फिर इस टर्म को इसके साथ, फिर इस टर्म को इसके साथ और इस टर्म को इसके साथ करना है। अगर मैं ये टर्म दोनों में मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा कि m ओमेगा डिवाइड बाई 2h का इंटू x एंड x का स्क्वायर बन जाएगा। अंडर रूट जो है वो ख़त्म हो गए। अब ये वाला टर्म मैंने लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया इस टर्म के साथ, तो मैंने इन दोनों को ऐसे ही लिखा। फिर इसमें कुछ क्वांटिटीज़ कैंसिल हो रही थी, जैसे कि ओमेगा m और ओमेगा m, ये कैंसिल होके आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आयोटा x px और नीचे मेरे पास 2h बच गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें ये अच्छा 2 अंडर रूट का अंडर रूट ये इनका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से मेरे पास 2 बच गया। सेम इसके साथ भी अब ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। इसके साथ भी कैंसिलेशन में ओमेगा m कैंसिल हो गए, तो ये टर्म बन गया आयोटा px x डिवाइड बाई 2h, सेम उसी तरह जिसमें इसमें भी किया था। और लास्ट स्टेप में जो है ना ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर से माइनस साइन और आयोटा जो है आपको आयोटा स्क्वायर दे देगा, तो आयोटा स्क्वायर जो है -1 की इक्वल होता है, तो ये माइनस साइन
और ये माइनस साइन, ये प्लस में कन्वर्ट हो गए और ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स का स्क्वायर और नीचे वाले टर्म्स का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि सेम ये वाला टर्म है ये इधर लिख लिया और इसको मूव करके ये वाला टर्म इधर लिख लिया, इनको सिंप्लीफाई करके ये टर्म बन गए हैं कैंसिलेशन के बाद। फिर मैंने ये टर्म इस इन के साथ आपस में लिख लिए और आयोटा जो टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। आप देख सकते हैं कि आयोटा वाले टर्म में अगर मैं इसमें आयोटा 2h कट कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे XP और PX माइनस करके ये रह गए। ये जो है हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन x एंड p है, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। अगर ये ब्रैकेट की फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है कम्यूटेशन रिलेशन में, तो ये हमारे पास इनकी x और p की जो वैल्यू है वो हमारे पास आयोटा h कट है, या आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू ये पुट की है। h कट कैंसिल हो गए, आपके पास आयोटा या इंटू आयोटा क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। अब इस वैल्यू को ज़रा गौर से देखिए, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी स्टार्ट की जो इक्वेशन है उसी की बराबर है। ये जो वैल्यू है ये वाली देखिए, ये और ये टर्म सेम वही हमारे पास अगेन आ गए ना। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ये टर्म और ये टर्म जो है ये हमारे पास h डिवाइड बाई ओमेगा, h कट ओमेगा की इक्वल है। तो मैंने इन दोनों की जगह मैंने h डिवाइड बाई h कट ओमेगा पुट किया है। देखिए ये वही इक्वेशन 1 की जो है वही सेम हमारे पास वैल्यू अगेन आ गई है और उसकी जगह मैंने इन दोनों की जगह मैंने ये पुट कर दिया है। और ये जो एक्स्ट्रा टर्म मेरे पास आ गया है ये हमारे पास क्लासिकल वैल्यू है, और ये एक्स्ट्रा टर्म जो है ये क्वांटम मैकेनिकली चूँकि हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा टर्म इसलिए आ गया है। और यही तो ये जो टर्म है ये यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स को डिफरेंशिएट करता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। मींस कि क्लासिकल मैकेनिकली जब हम इसको स्टडी करते थे तो ये टर्म ज़ीरो होता था, क्वांटम मैकेनिकली ये टर्म इसमें आयोटा का h कट का टर्म जब आ गया है तो इसका मतलब है कि ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये क्वांटाइज्ड, अब क्वांटम मैकेनिक्स में सेम वही ग्राफ जो पीछे हमने पढ़ा है वो क्वांटाइज्ड होगा जब आप क्वांटम मैकेनिकली इसको स्टडी करते हैं। तो इनकी जगह इन दोनों की जगह h डिवाइडेड बाय h कट ओमेगा, और यहाँ से जो है h कट कैंसिल और नीचे 2 रह गया, आयोटा इंटू आयोटा से माइनस हो गया। तो मेरे पास जो है a डैगर इंटू a इज इक्वल्स टू मेरे पास इनका ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनको हम -2 को हम उस साइड पे ले जाएंगे तो a डैगर a प्लस 1/2 h डिवाइड बाय h कट इंटू ओमेगा ये बन गया। इसको मैंने जो है h कट को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो h इज इक्वल्स टू a डैगर a प्लस हाफ h कट ओमेगा। इसको मैंने इक्वेशन b का नाम दे दिया। अब हम a डैगर इंटू a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करनी है, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी जो होगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, तो उस पे पहुँचने से पहले जो है हम देखते हैं, हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पता है कि जब आप हैमिल्टोनियन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी साई स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू एनर्जी En आ जाती हैं और सेम आइगन स्टेट आ जाता है। ब्रैकेट के नोटेशन में हम इसको डिराक की नोटेशन में इस साई n को हम n भी लिख सकते हैं, जस्ट ये दोनों सेम चीज़ हैं। मैंने n लिखा तो अगर मैं 1 लिखूँ तो इसका मतलब है ये साई 1 होगा। ठीक है, अगर मैं n लिखूँ तो इसका मतलब है ये साई n है, तो इसलिए मैंने जस्ट इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो सेम यहाँ पे भी ये हो गया। अच्छा, h की वैल्यू जो है ऊपर से इक्वेशन b से मैंने पुट की है, तो a डैगर a प्लस हाफ h कट ओमेगा इंटू n, और एनर्जी की वैल्यू हमें पता है कि n प्लस हाफ h कट ओमेगा इंटू n। अच्छा, यहाँ से h कट जो है कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रह जाएगा a डैगर इंटू a प्लस हाफ, ये स्टेट है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू n प्लस आइगन वैल्यू इसकी आ गई n प्लस हाफ इंटू स्टेट। ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच गया a डैगर इंटू a स्टेट n, और इस साइड पे n इंटू स्टेट n। इसका मतलब है कि ये
ये तो सेम चीज़ है। तो इस ऑपरेटर की जो वैल्यू है मेरे पास n आ गई है, ठीक है। तो ए डैगर ए जब किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, इस बात को गौर से सुने, ए डैगर ए जब किसी स्टेट पे ऑपरेट करेगा तो वो हमें एक नंबर देगा, n इज़ जस्ट अ नंबर। तो इसलिए मैं ये ए डैगर इंटू ए को मैं एक और ऑपरेटर n से रिप्रेजेंट करती हूँ जो कि नंबर ऑपरेटर होगा। मींस कि ये आपको स्टेट देगा, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, तो जस्ट अ नंबर है। तो मैंने ए डैगर ए की जगह मैंने n लिखा। जब ये n ऑपरेटर n पे साई स्टेट पे ऑपरेट करेगा तो वो एक आपको नंबर देगा n, और ये स्टेट आगे हैं। तो n जो है चूँकि ये नंबर है तो ये हमारे पास रियल नंबर है, और n ऑपरेटर जो है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा, आपके पास जो वो इक्वेशन थी लास्ट वाली, ये ए डैगर इंटू ए, इसकी जगह हम n ऑपरेटर या जस्ट हमने इसकी वैल्यू निकाल दी कि n है, तो हम इसकी वैल्यू n रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ यूँ बन जाएगी, h इज़ इक्वल्स टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा। यही जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी की इक्वेशन है, ठीक है। एनर्जी को हम E से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑब्टेन हो गई है। अब इसके आगे जो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आइगन एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। आइगन एनर्जीज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आप लोग के जो कंटेंट में है मेंशन है। तो सेम इसी चीज़ को हम लेकर कंटिन्यू करते हैं इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले इसमें एक कंसेप्ट है, मैं बताती हूँ कि ज़ीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती हैं। देखिए, जब हम n जो है यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स हैं, n जो है हमारे पास वैल्यूज़ हैं, n इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ठीक है, क्वांटम नंबर है। अगर मैं n जो है इसमें ज़ीरो पुट करती हूँ तो मेरे पास ये टर्म ज़ीरो हो जाएगा और हाफ h कट ओमेगा हो जाएगा। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब हम क्वांटम मैकेनिकल स्टडी करती हैं तो n इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो जो है हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, और यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए क्लासिकली हमारी एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है ग्राउंड स्टेट के लिए, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जो है ये एनर्जी ज़ीरो नहीं है। इट मीन्स कि अगर ग्राउंड स्टेट में भी पार्टिकल हैं तो इसके पास जो कम से कम एनर्जी है वो हाफ h कट ओमेगा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्लासिकल और क्वांटम जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यही पॉइंट जो है इसमें, ये जो एनर्जी होती है कम से कम ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी जो क्वांटम मैकेनिकली नॉन ज़ीरो है, इसी एनर्जी को हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। देखिए, फॉर अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ h कट ओमेगा विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। दिस इज़ द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी विच इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और क्लासिकली हमारे पास जो है जब भी हम कहते हैं कि कोई पार्टिकल है ग्राउंड स्टेट में तो उसकी एनर्जी ज़ीरो होती है। क्वांटम मैकेनिकल हमने देखा ये तो बिल्कुल इससे डिफरेंट है, तो इसलिए ये जो है ये ज़ीरो पॉइंट एनर्जी भी कहलाती है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप यही सब कुछ इसमें करेंगे। अब आइगन एनर्जीज़ जो है हमारे पास, आइगन एनर्जीज़ है वो हमारे पास ये हैं। अगर हम n इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करेंगे तो E नॉट आ जाएगा, n इज़ इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो E 1 हो जाएगा, और यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3/2 h कट ओमेगा आ जाएगा। n इज़ इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास 5/2 हो जाएगा h कट ओमेगा। इसी तरह आप जो है डिफरेंट वैल्यूज़ 1, 2, 3 सो ऑन पुट करते जाएंगे तो ये जो है हमारे पास जनरल फॉर्म है इसकी। अच्छा, इस चीज़ को हम अगर ग्राफ में देखें, क्लासिकल मैकेनिक्स क्लासिकली हमने इसको पहले स्टडी किया था, तो अभी हम इसको देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली इसका ग्राफ कैसे है। क्वांटम मैकेनिकली हम इसका ग्राफ देखते हैं तो हमारे पास कुछ ये जो एनर्जी पॉसिबल जो एनर्जीज़ हैं वो हाफ h कट ओमेगा, 3/2 h कट ओमेगा, 5/2, नेक्स्ट होगा 5/2 h कट ओमेगा, और इससे नेक्स्ट होगा 7/2 h कट ओमेगा। तो आप देख सकते हैं कि क्लासिकली अगर याद हो तो मैंने कहा था कि ये एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस होती है, बीच में कोई भी एनर्जी जो है पॉसिबल होती हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये जो वैल्यूज़ हैं ये अलाउड वैल्यूज़ जो है हमारे पास होंगी, इसके अलावा बीच में कोई एनर्जी नहीं होगी। और हर एक स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है या डिफरेंस है वो h कट ओमेगा ही है। सेम किसी भी दो स्टेट के बीच में जो एनर्जी का गैप है वो h कट ओमेगा है हर एक सब स्टेट के बीच में।
तो ये क्वांटम मैकेनिकली हमने जो है ऑसिलेटर को स्टडी किया, और क्लासिकली भी हमने इसकी एनर्जीज़ को देखा, और क्वांटम मैकेनिकल भी देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है पढ़ेंगे कि आइगन स्टेट या आइगन फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।